हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई रोहन में। आज हम शुरुआत करेंगे एक नए वंश की। हमने गुप्त वंश तक तो पढ़ लिया था। गुप्त वंश का पतन होना चालू हो गया था और ये धीरे धीरे पतन होते होते इसका मतलब बिल्कुल एंड हो जाता है। और ये जितने भी राजा होते हैं, इनके दरबार में सामंत थे, इनके सरदार थे, वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और हम आज पढ़ेंगे एक नए वंश पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसका राज थानेश्वर हरियाणा की साइड था। तो जानते हैं हम आज पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर्षवर्धन नाम के शासक हुए थे, जो कि प्रतापी शासक थे इस वंश के। तो पहले हम जानेंगे गुप्त काल के बाद कितने राजा स्वतंत्र हुए थे, अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया था। तो किस किस स्टेट के वो राजा थे। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में राज था शशांक का। शशांक इनके सामंती थे, तो गुप्तों के सामंत थे। तो शशांक ने गुप्त जब पतन होने लगा था गुप्तों का, तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यहाँ शशांक थे और ये यहाँ थानेश्वर है, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। थानेश्वर पहले ये पूर्वी पंजाब में पड़ता था, क्योंकि अब तो हरियाणा पंजाब से ही कट के बना ना बाद में, तो इसे पंजाब में आता था ये थानेश्वर। थाने में यहाँ पुष्यभूति वंश के शासक थे। और यहाँ कन्नौज में एक मोखरे जाति थी, गुप्तों के सामंती थे यही मोखरे जाति गृह बर्मन थे उस टाइम की। गृह बर्मन यहाँ के शासक थे। कन्नौज है ये। और एक थे मालवा के देवगुप्त। मालवा हमारे पूर्वी गुजरात और पश्चिमी यूपी में आता है, यूपी और मध्य प्रदेश में आता है। इसको हम मालवा क्षेत्रीय बोलते हैं। यहाँ के शासक थे देवगुप्त। और इधर है कामरूप राज्य है, उसको हम असम बोलते हैं। उस टाइम पे इसको कामरूप बोलते थे। यहाँ के थे भास्कर बर्मन। ये 4-5 आए थे जिन्होंने जब गुप्त वंश का पतन होने लगा तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था और वहां से गुप्त के दरबार में से आ गए थे, अपना खुद का शासन करने लगे थे ये अपने अपने राज्य में। तो हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश की। पुष्यभूति वंश नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नाम के शासक करते हैं। पुष्यभूति स्थापना करेंगे पुष्यभूति वंश की। अब इन्हीं के वंश में एक शासक हुए थे प्रभाकर वर्धन। इनके 2 पुत्र थे, एक थे राज्यवर्धन, एक हर्ष, और एक पुत्र थे इनके राजश्री। छोटे थे हर्ष, बड़े राज्यवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। ये राजश्री का विवाह मोखरे जाति के गृह बर्मा नाम के शासक से करते हैं, जो कि कन्नौज पे शासन कर रहे थे। तो गृह बर्मा से इनकी शादी हो जाती, विवाह हो जाता है इनका। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 505 ईस्वी में, 605 ईस्वी में, उस टाइम पे राज्यवर्धन शासन करते हैं अपने थानेश्वर से 605 ईस्वी में।
राज्यवर्धन शासन करेंगे थानेश्वर से हरियाणा में। तभी इनको पता चलता है कि समाचार मिलता है कि शशांक पश्चिम बंगाल के शासक और देवगुप्त मालवा के शासक दोनों मिल जाते हैं, आपस में मिलके कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी चलती आ रही गुप्तों के शासन से टाइम से पहले से भी। पाटलिपुत्र पतन की कगार पर होती है अपनी, और इसका अंत्य हो जाता है पाटलिपुत्र का। फिर बाद में कन्नौज जो है, कन्नौज एक राजनीतिक केंद्र के माध्यम से उभरती हुई राजधानी बनती है। धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है कन्नौज का। इसको ही राजनीतिक केंद्र बना लेते हैं जितने भी राजा होते हैं। तो इस पे अटैक करेंगे शशांक और देवगुप्त, यहाँ हमला करते हैं। इस युद्ध में गिरिवर्मा की हो जाती है हत्या। गिरिवर्मा की हत्या होने के बाद शशांक और देवगुप्त राज्यवर्धन की बहन को कैद करके रख लेते हैं यहाँ पर, मालवा में कैद रखेंगे। तो एक खबर मिलती है राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन अपनी सेना तैयार करते हैं, सेना तैयार करके और निकल जाते हैं मालवा की तरफ। ये मालवा पहुंचकर देवगुप्त को तो समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं, वहीं पे मृत्यु हो जाती है देवगुप्त की। पर लेकिन शशांक ने धोखे से इनकी मृत्यु कर देता है राज्यवर्धन की। राज्यवर्धन के बाद फिर उनका छोटा भाई है हर्षवर्धन, जिसका नाम हर्ष है, बाद में उनका नाम हर्षवर्धन हुआ था पूरा। 606 ईस्वी में हर्ष बैठेंगे अब थानेश्वर की गद्दी पर। हालांकि ये अभी तक 16 साल के ही हैं, बस बहुत कम उम्र के शासक बन गए थे ये। 16 साल इनका जन्म 591 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। 606 ईस्वी में गद्दी बैठे तो 16 साल के होंगे। इनके टाइम पे आप ही देखोगे कि 16 वर्ष की उम्र में कोई इतना मतलब ना तो इन्हें अनुभव है किसी युद्ध का, ना इन्हें शासन चलाने का इतना नॉलेज है कि एक सही से शासन चला पाए। पर फिर भी ये, क्योंकि इनके सामने दो चुनौतियां थी। एक तो इनकी बहन को बंदी बना रखा था शशांक ने, उन्हें छुड़ाना था इससे, और शशांक की हत्या भी करनी थी। क्योंकि जब इनके भाई की हत्या करी थी तो इन्होंने तभी कसम खा ली थी कि मैं शशांक को मारे बिना छोड़ने का नहीं हूँ। उसी टाइम पर भास्कर वर्मन होते हैं असम के राजा, जिसने जो कि कामरूप राज्य नाम था इसका उस टाइम पर, कामरूप। ये अपना राजदूत भेजते हैं हर्षवर्धन के पास, हाथ मिलाने के लिए बोलते हैं इनसे कि मेरे से हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर के युद्ध करेंगे शशांक से, शशांक को हराएंगे दोनों मिलकर के। और क्योंकि हर्ष उस टाइम पर नए नए शासक बने थे, इन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी युद्ध के बारे में, कैसे आक्रमण करा जाएगा, कैसे जीता जाएगा। भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन मिल जाते हैं। ये मिलने के बाद अपनी सेना को तैयार करते हैं, दोनों आक्रमण करते हैं पश्चिम बंगाल पर, शशांक पर। जैसे ही शशांक को इनके बारे में पता चलता है कि ये दोनों आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो ये इनकी बहन को राजश्री को छोड़ देते हैं। तो उसी टाइम पर राजश्री सती होने के लिए जा रही होती है, क्योंकि इनके पति गिरिवर्मा की तो हत्या हो चुकी है। तो उस टाइम पर सती होने का उल्लेख तो पहले मिल चुका था गुप्त काल में। तो सती होने के लिए जा रही होती है, जल सती होने के लिए जाती है विंध्याचल क्षेत्र में। हर्षवर्धन के एक मित्र होते हैं, वो इन्हें बताते हैं कि आपकी बहन यहाँ विंध्याचल में है, सती होने के लिए जा रही है। तो पहले वो शशांक के पास न जाके पहले अपनी बहन को बचाते हैं और यहाँ से इन्हें लेके कन्नौज पहुंचते हैं। अब कन्नौज में जाते हैं। कन्नौज में इनकी बहन के राजश्री के कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, बस ये इनकी 1 साल के बाद ही इनकी हत्या हो चुकी थी शादी के बाद। वहाँ पर जितने भी सरदार और सामंत होते हैं कन्नौज में, वो सब अपनी सहमति से बोलते हैं कि ये कन्नौज का शासन और थानेश्वर का शासन, दोनों शासन हर्ष ही संभाल ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनके भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। फिर इनके चारों तरफ से हमले का डर रहता है, क्योंकि उत्तराधिकारी नहीं मिलता जिस राज्य को, उस पर अटैक का डर रहता है कि यहाँ कभी कहीं से कोई हमला ना कर दे। इसलिए उन्होंने हर्ष को सहमति दे दी कि हर्ष बैठ जाएगा, यहाँ से राज कर लेगा। हर्ष यहाँ पे कन्नौज से शासन करेंगे, दोनों का, हरियाणा का भी यहीं से शासन चलाएंगे, और कन्नौज में यूपी, बिहार और गुजरात ये यहीं से देखेंगे सारे यहाँ के राजवंश। क्योंकि मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी थी राज्यवर्धन ने, तो इन्हीं के ही साम्राज्य में मिल गया था वो भी। अब ये हर्षवर्धन और कामरूप के राजा भास्कर वर्मन दोनों पश्चिम बंगाल में जाकर शशांक की हत्या कर देते हैं। शशांक की हत्या के बारे में इतना उल्लेख नहीं मिलता, पर इतना मिलता है कि यहाँ इन्होंने हत्या कर दी इस युद्ध में, ये खत्म हो जाते हैं। फिर यहाँ से ये शासन चलाएंगे अपना। यहाँ चलाने के बाद ये इधर पश्चिम में तो हमारे जितने सिंध प्रांत तक पड़ते हैं, गांधार तक, यहाँ तक शासन, और पूर्व में असम तक इनका, क्योंकि ये इनके मित्र ही हैं भास्कर वर्मन, यहाँ तक इनका शासक। और ये दक्षिण की तरफ जाते हैं लास्ट में। दक्षिण की तरफ एक चालुक्य वंश के शासक थे
पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इनके अभियान को रोकते हैं यहाँ से, और यहाँ ये आक्रमण में हार जाते हैं। दोनों युद्ध होता दोनों के बीच में, क्योंकि चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय एक शक्तिशाली शासक हुए थे। उन्हें हम दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम खाली इतना जान लेते हैं कि इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और यहाँ से ही फिर वापस लौटना पड़ता है ना उत्तर की तरफ ही। चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। जब यहाँ पुलकेशिन द्वितीय से हार गए, दक्षिण की तरफ तो जाएंगे नहीं, ये फिर उत्तर की तरफ ही रह जाते हैं। और इनका यहाँ दक्कन से लेकर मतलब महाराष्ट्र के आसपास से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर तक इनका ही शासन चलता है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर के उस टाइम पर शासन नहीं करते, क्योंकि वहां पर कोई और राजा थे उस टाइम पर, ये वहां पर शासन नहीं कर पाते। पर जितना भी उत्तरी भारत का क्षेत्र होता है, ये सारे पे इनका शासन चलता है। ये हमें नॉलेज इनके बारे में, बाणभट्ट थे इनके राज कवि थे, इनके दरबार में रहा करते थे वो। ये दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो इनके द्वारा लिखा गया था हर्षचरित ग्रंथ लिखा गया है। तो उसी में इनका उल्लेख मिला है कि इन्होंने दक्षिण की तरफ युद्ध करा था, और इन्होंने पश्चिम से लेकर पूरब तक इनका शासन था, उत्तर में किस जगह तक इनका शासन था, ये सब उल्लेख हर्षचरित में मिलता है, इनके द्वारा लिखा गया है। इन्हीं के टाइम पे एक चीनी राजदूत भी आए थे, जिनका नाम हुएन सिंह है। वो भी हमें बहुत कुछ बताते हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में, बताया भी है कि उन्होंने इनके शासन में बताया है कि इनके टाइम पर इनके दरबार में 60,000 तो हाथी थे, 60,000 हाथी, और उन्होंने बताया 1 लाख घोड़े। एक लाख घोड़ों के बारे में बताया। हुएन सिंह थे। जो कि 15 साल भारत में रहे थे। पहले तो ये रहते हैं हर्ष के दरबार में, हर्ष के शासनकाल के टाइम पर, फिर ये दक्षिण की तरफ चले जाते हैं बाद में। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बता ही दिया था, ये कुमारगुप्त ने बनवाया था, ये बिहार में है। तो यहीं से इन्होंने बौद्ध शिक्षा ली थी हुएन सिंह ने। बौद्ध शिक्षा लेने के बाद ये फिर दक्षिण की तरफ जाते हैं। इनका इतना ही उल्लेख है। और इनके हर्षवर्धन ने 3 किताबें भी लिखी है, जिनकी 3 कविताएं लिखी है, जिनके बारे में मैं बताता हूँ। एक तो जिसमें कि एक रत्नावली है, एक प्रियदर्शिना है, प्रियदर्शिका, एक रत्नावली हो गई, प्रियदर्शिका हो गई, और एक और नागानंद। ये इनकी 3 फेमस कविताएं माना जाता है कि इन्होंने लिखी है। ये इन्हीं के टाइम की है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इनके बारे में इतनी नॉलेज है, ये हमें हर्षचरित से मिलती है। और हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि कन्नौज जब शक्तिशाली एक राजनीतिक केंद्र बन जाता है, तो यहाँ पे एक त्रिपक्षीय युद्ध होता है, जिसमें हम अगले इससे बाद के चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश रहते हैं, पाल वंश के युद्ध होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हर्षवर्धन के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं नॉलेज देने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।